एवरीवन, वेलकम है आपका 70th बीपीएससी के करंट अफेयर्स के सीरीज में। हमने ऑलरेडी जनवरी से लेकर अगस्त तक का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आप जाके देख सकते हो हमारे यूट्यूब के सेक्शन में जाके प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके। ठीक है, आज हम सितंबर का स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सितंबर करेंगे, अक्टूबर करेंगे और कोशिश रहेगा 15 नवंबर तक का करंट अफेयर्स करने का। ठीक है, पहला है ये सितंबर का पार्ट वन बाय पार्ट ए, पार्ट 1 2 3 4 आएगा ऐसे सितंबर अक्टूबर का। ठीक है, देखो न्यूज़ में क्या है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, इस करंट अफेयर्स के सेशन में लास्ट में हम लोग यूपीएससी के साइंस एंड टेक के पीवाईक्यू करेंगे। ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए आपका एक संगठन है जो टाइगर रिजर्व का एक्रीडिएशन देता है। एक्रीडिएशन मतलब किसी भी नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व का स्टेटस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये डिसाइड करता है एनटीसीए। ठीक है, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये पता होना चाहिए आपको। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज के अंदर है, MOEFCC के अंदर है। ठीक है, इस्टेब्लिश 2006 में हुआ और किसके अंदर हुआ, WPA मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। अगर आप रेगुलर लेक्चर कर रहे हो तो आपको WPA पता होगा, MOEFCC पता होगा। ठीक है, देखो टोटल इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व है, 55 टाइगर रिजर्व है एज पर द एनटीसीए साइट। कहीं पे आपको 56 भी दिखा रहा होगा कोई न्यूज़ वाला, लेकिन उस पर मत बिलीव करो, क्योंकि अगर आप एनटीसीए के साइट पे जाओगे तो वही वैलिड है। अगर एग्जामिनर पूछेगा भी तो उसी सोर्स से पूछेगा। ठीक है, तो सोर्स को जानना ज़्यादा जरूरी है। 55 टाइगर रिजर्व है इंडिया के अंदर। अब देखो इतना ही पढ़ेंगे तो क्या ही मतलब है। देखो समझो, टाइगर रिजर्व के सबसे अंदर वाला पार्ट जो है उसको हम लोग बोलते हैं कोर एक ऐसा जगह है जहाँ पे कोई एक्टिविटी अलाउ नहीं है। ठीक है, उसके बाद ट्राइबल्स जो होते हैं ना, जो ट्राइबल्स मतलब जो जंगल में रहते हैं, कैन नॉट लीव, वहाँ रह नहीं सकते हैं। कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस बैन, तो जो भी फॉरेस्ट का जो प्रोड्यूस है वो कलेक्ट करना बैन है, उनके लिए भी बैन है। मतलब कोर एरिया में कोई नहीं जा सकता, कोर सबसे मिडिल वाला एरिया आएगा। ठीक है, उससे बाहर वाले एरिया को हम लोग बफर जोन बोलते हैं, जिसमें टूरिज्म और रिसर्च अलाउड है, मतलब टूरिज्म कर किया जा सकता है। ठीक है, और रिसर्च अलाउ है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद बफर जोन के बाहर वाला एरिया को हम लोग ट्रांजिशन जोन बोलते हैं, जिसमें ह्यूमन सेटलमेंट अलाउ है, जहाँ पे लोग रह सकते हैं। इस वाले एरिया में ह्यूमन सेटलमेंट अलाउ है, उसके अंदर वाले को हम लोग बफर जोन बोलते हैं, सबसे अंदर वाले को हम लोग कोर बोलते हैं। इतना आपको जरूर पता होना चाहिए। देखो अग्नि 4 एक बैलिस्टिक मिसाइल है, तो सबसे पहला बात क्वेश्चन यही निकले कि अग्नि 4 कौन सा मिसाइल है, तो बैलिस्टिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल नहीं है। क्रूज मिसाइल क्या होता है, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, साइंस एंड टेक में हमने डिटेल में बताया है। ठीक है, अब समझो कि जो अपना अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल है उसको कौन डिजाइन किया है, तो DRDO ने डिजाइन किया। ध्यान पे रखना, DRDO ने डिजाइन किया और ये फर्स्ट टाइम कहाँ से लॉन्च हुआ, चांदीपुर उड़ीसा से लॉन्च हुआ। ठीक है, उसके बाद ये एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 है, ये इंटरमीडिएट रेंज है ये। ठीक है, इंटरमीडिएट रेंज है, ये भी ध्यान पे रखना। इसको मैन्युफैक्चर कौन किया, भारत डायनेमिक लिमिटेड ने इसको मैन्युफैक्चर किया। डिजाइन किसने किया, DRDO ने किया। दो अलग बातें बिल्कुल ध्यान पे रखना है। इसका ऑपरेशनल रेंज कितना है, 4000 किलोमीटर इसका ऑपरेशनल रेंज है। एग्जाम हो सकता है 40 किलोमीटर दे दे, 400 किलोमीटर दे। ठीक है, एक ऑक्सीजन बर्ड पार्क, अमृत महोत्सव पार्क भी बोला जाता है। ऑक्सीजन बर्ड पार्क आपसे पूछ सकता है, नागपुर महाराष्ट्र में ओपन किया गया, किसके द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आपका लॉन्ग रेंज रॉकेट एक है, फ्यूचरिस्टिक एम्यूनिशन ऑन आर्मी विश लिस्ट। ठीक है, आर्मी के विश लिस्ट में ऐड किया गया। किसने इसको डेवलप किया, DRDO ने डेवलप किया। क्या नाम है इसका, पिनाका मल्टी बैरल रिकेट्स लॉन्च जो है ना, MRLS नाम इसका है। तो ये ध्यान पे रखना, किसने लॉन्च किया, DRDO ने लॉन्च किया। डायरेक्ट द हिंदू का है, द हिंदू से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, हमने बताया भी है। ठीक है, एक एक्सरसाइज वरुणा है, जब भी वरुणा एक्सरसाइज होगा तो फ्रांस के साथ उसको ऐड करना, इंडिया फ्रांस के बीच में होता है। इतना ही पूछा जाएगा। थोड़ा डिटेल में जाए तो ये 22nd एडिशन इसका हुआ, फर्स्ट एडिशन 2001 में हुआ था और ये मेडिटेरियन सी पे एक्सरसाइज किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान पे जरूर रखना, इंडिया फ्रांस के बीच में। देखो US हो गया, ब्रिटेन मतलब UK, US ब्रिटेन, EU मतलब यूरोपियन यूनियन, तीनों ने मिलके फर्स्ट इंटरनेशनल AI ट्रीटी साइन किया, फर्स्ट इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल AI ट्रीटी। तो आपसे पूछ सकता है कि फर्स्ट लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल AI ट्रीटी जो है, AI मतलब होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किस देश के बीच में साइन हुआ, तो US हो गया, ब्रिटेन हो गया, EU हो गया। EU मतलब हो गया यूरोपियन यूनियन, बिल्कुल याद रखने की जरूरत है। थोड़ा बहुत वन लाइनर देखते हैं। अकेरू रिवर आपके तेलंगाना में है। ठीक है, नौखाई
एग्रीकल्चर फेस्टिवल उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में मनाया जाता है, बिल्कुल पूछ सकता है आपसे, ठीक है। फ्रांस न्यू पीएम, इस तरह के क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये ध्यान पे रखना है, ठीक है। फ्रांस के न्यू पीएम कौन बने? माइकल बर्नियर बने, ये ध्यान पे रखना है। हुरिंदर और प्रीतिपल जो है ना, उन्होंने फ्लैग बियर्स किया है किस सेरेमनी में? क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ पैरालंपिक्स का जो क्लोजिंग सेरेमनी हुआ, इन दोनों ने मिलकर फ्लैग को बियर किया, ठीक है। अब देखो, एक ओनम फेस्टिवल है जो केरला में मनाया जाता है, ठीक है। ओनम मतलब सिंपल सा बात है, जब हम लोग क्या मनाते हैं, जब हम लोग 15 अप्रैल के आसपास जो मनाते हैं उस हिसाब से ओनम मनाया जाता है। इसमें कुछ गेम्स भी खेले जाते हैं, इसका नाम है, आपको गेम्स को ध्यान पे थोड़ा बहुत रखना है, ओला पंथु, कुतियम कोलुम और उड़ी अर्दी। तो ये गेम खेला जाता है ओनम फेस्टिवल में, ये भी ध्यान पे रखना है। हार्वेस्ट फेस्टिवल है केरला का, ये सेलिब्रेटेड टू कॉमेमोरेट द किंग महाबली के नाम पे ये किया जाता है। फेस्टिवल लास्ट फॉर 10 डेज, 10 दिन के लिए होता है। राइस जब हार्वेस्ट होता है ना, तब ये किया जाता है, ऑलमोस्ट जनवरी, मानो 14 जनवरी के आसपास, जब हमारे टाइम में भी किया जाता है। मैंने अप्रैल बोल दिया गलती से, ठीक है। 14 जनवरी के आसपास जब हम लोग मनाते हैं ना, मकर संक्रांति मनाते हैं, खिचड़ी खाते हैं, उस टाइम ओनम मनाया जाता है। राइस हार्वेस्ट जो होता है ना, राइस, साउथ इंडिया में राइस बहुत ज़्यादा होता है, उसके तहत पे वहाँ पे मनाया जाता है। फर्स्ट डे को हम लोग अथम बोलते हैं और 10th डे को त्रियोनम बोलते हैं, तो ये ध्यान पे रखना है, ठीक है। पलिकली फोक आर्ट फॉर्म है केरला का, साथ ही साथ ये पे ध्यान पे रखना, आपने देखा होगा टाइगर की तरह डांस किया जाता है, टाइगर डांस। तो पुलिकुली इनका एक फोक आर्ट है केरला का, ये भी ध्यान पे रखना है। पोकलम एक फ्लावर रंगोली है, ये भी केरला का ही है। और ओनाथलू जो है ना, मार्शल आर्ट है, कहाँ का? केरला का। ये तीनों आप ध्यान पे रखोगे, एडिशन विद द ओनम, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि अल्जेरियन का जो प्रेसिडेंट बने वो कौन बने? अब्देल मजीद तेबुनू, ये बने हैं, तो ये नाम ध्यान पे रखना है। इंडिया होस्ट करेगा 2025 का क्वाड समिट। क्वाड में कौन कौन है आपको पता ही है, नए मेंबर कौन ऐड हुए भी मैंने आपको बता ही दिया। देखो, इंडिया सेंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट टू मलावी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, अलिनो के कारण, अलिनो एक इफेक्ट होता है, ठीक है, ज्योग्राफी में जो डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा, जिसके कारण क्या हो गया ना, फूड डेफिसिट हो गया यहाँ पे सिवियर ड्रॉट हो गया। ड्रॉट मतलब हो गया सूखा पड़ गया, कहाँ पर? मलावी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे में। तो मलावी में इंडिया गवर्नमेंट ने कितना भेजा? 100 मिलियन टन जो है ना राइस भेजा। जाम्बिया में 1300 मेज भेजा, ठीक है, और 2500 भेजने वाला है, ठीक है। जिम्बाब्वे में 1000 मिलियन टन जो है ना, 1000 मिलियन टन जो है ना राइस भेजा। तो ये आप ध्यान पे रखोगे, वहाँ पे सीवियर ड्रॉट हुआ। किसके कारण ड्रॉट आया है? तो अल नीनो के कारण ड्रॉट आया, ये भी साथ ही साथ आपको ध्यान पे रखना। किस किस कंट्री में भेजा? तो मलावी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, ठीक है। इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, क्लीन एयर होगा तो ब्लू स्काई दिखेगा ही। स्वच्छ वायु दिवस जो है ना 7 सितंबर को मनाया जाता है, ध्यान पे रखना है, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट है 44th जनरल असेंबली ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का हुआ है। इसके प्रेसिडेंट कौन है? रणधीर सिंह है। और इसमें इंडिया ने हाईलाइट क्या क्या किया? इंडिया का जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है उसको हाईलाइट किया गया। 44th जनरल असेंबली ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अंदर टॉप्स के बारे में हाईलाइट किया गया। कैसे प्राइम मिनिस्टर ने खेलो इंडिया टॉप्स अस्मिता को बढ़ावा दिया। टॉप्स मतलब हो गया टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, ये ध्यान पे रखना है। अस्मिता मतलब हो गया अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन, तो वुमेन को कैसे इंस्पायर करे, तो ये अस्मिता स्कीम हो गया। तो ये ध्यान पे रख, पूछा जा सकता है आपसे कि किस किस गेम के बारे में बातें किया गया 44th जनरल असेंबली ऑफ ओलंपिक के अंदर, ठीक है। नेशनल इंजीनियर्स डे आप देखोगे तो 15 सितंबर को मनाया जाता है। इसी दिन इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी भी मनाया जाता है, तो दोनों डे एक ही दिन होता है, 15 सितंबर, ठीक है। इंटरनेशनल इंजीनियर्स डे, ये भी आप ध्यान पे रखोगे, ठीक है। इसका थीम क्या है? इसका थीम है इनोवेटिंग फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, तो थीम भी आपको ध्यान पे रखना है। एक स्टॉर्म आया है, स्टॉर्म बोरिस। स्टॉर्म जो है ना वेदर इवेंट है, ये कहाँ पे आया है? सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में आया है। क्यों होता है ये बोरिस स्टॉर्म जो आता है वो क्यों आता है? हैवी रेन के कारण, स्नो के कारण, फ्लड के कारण और लैंडस्लाइड के कारण हुआ है, ठीक है। अब देखो, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो है ना लॉन्च किया भास्कर प्लेटफॉर्म, किसके लिए? इंडियाज स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए आपको भास्कर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है एनपीएस वत्सला स्कीम। तो एनपीएस वत्सला स्कीम जो है ना ये पेंशन से रिलेटेड है। एनपीएस मतलब हो गया नेशनल न्यू पेंशन स्कीम, ठीक है। तो इसमें पेरेंट्स को अलाउ किया गया कि वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 1000 एनुअली इन द नेम ऑफ द चाइल्ड के नाम पे 1000 एनुअली कर सकते हैं, और 18 साल बाद चाइल्ड वो डिसाइड करेंगे उस पैसा का क्या करना है। तो किसके अंदर है? पीएफआरडीए के अंदर है। पीएफ मतलब पेंशन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर है, और ये 18 सितंबर को स्टार्ट किया गया, ठीक है।
ठीक है। तो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर है, ठीक है। परसोपेलिस जो है वर्ड है वो ईरान का मोस्ट आइकॉनिक एंशिएंट साइट है, ये भी ध्यान पे रखना है। कहाँ से? ईरान से रिलेटेड है, ये भी ध्यान पे रखना है साथ ही साथ, ठीक है। अब देखो G7 का समिट हुआ है इटली में, ठीक है, कल्चरल समिट हुआ है। तो थोड़ा बहुत G7 देख लेते हैं, क्योंकि G20 के बारे में पूछा था कि कितना GDP शेयर करता है। तो सबसे पहले बात कौन कौन कंट्री है G7 में, वो ध्यान पे आपको रखना है। तो देखो UK और US तो है, उसके साथ साथ जापान है, इटली में हुआ है ये, तो इटली है ये, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, इटली, जापान, UK, US, ठीक है। 7 कंट्री है। यूरोपियन यूनियन नहीं है, पहले G8 हुआ करता था तब यूरोपियन यूनियन था, अब नहीं है G7 में। उसके बाद आप देखोगे ना तो ये 7 कंट्री 1975 में ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये वर्ल्ड का 10% पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करता है और कंबाइंड GDP जो है ना 40.27 ट्रिलियन डॉलर का है, ये भी ध्यान पे रखोगे। 40% ऑफ वर्ल्ड GDP ये शेयर करता है और टोटल 50 समिट अभी तक हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे कि एडॉप्टेशन ऑफ द इंडियन फ्लैग इन जुलाई 1947 इन द कॉन्स्टिट्यूएंट हॉल, ठीक है। तो जब इंडियन फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था तो उसको डिज़ाइन कौन किए थे? डिज़ाइन किए थे पिंगाली वेंकैया ने इनको डिज़ाइन किया था। एडॉप्टेड कब हुआ था? 22 जुलाई 1947 को, मतलब 15 अगस्त से पहले, मतलब आज़ादी से पहले फ्लैग को अडॉप्ट कर लिया गया था। 2021 में इसका अमेंडमेंट हुआ, जिसके कारण पॉलिस्टर और मशीन मेड फ्लैग को भी अलाउ कर दिया गया कि आप बना सकते हो, ठीक है। इसलिए हम लोग पॉलिस्टर वगैरह का भी फ्लैग यूज़ करते हैं। अगर आप रेशियो देखोगे लेंथ ऑफ ब्रेथ का, तो 3:2 होना चाहिए फ्लैग का, मतलब 3 सेंटीमीटर अगर लंबा होगा तो 2 ही सेंटीमीटर चौड़ा हो सकता है, ऐसा आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट रिस्पिरेटरी कैंसर जीनोमिक इन इंडिया लॉन्च हुआ है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बात, इंडिया का जो कैंसर का जीनोमिक कंडीशन है ना वो डिफरेंट है दूसरे देशों से, तो उसके लिए आपको इंडियन कैंसर जीनोम एटलस जो है ना फाउंडेशन, ठीक है, ये ध्यान पे रखना है। इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया जिसके अंदर रिस्पिरेटरी इंफॉर्मेशन होगा मल्टीपल एस्पेक्ट ऑफ कैंसर का। जैसे इस पोर्टल पे क्या क्या मेंशन रहेगा, आपको DNA हो गया, RNA हो गया, प्रोटीन प्रोफाइल हो गया, और ब्रेस्ट कैंसर और पेशेंट, और क्लिनिकल आउटकम्स हो गया, जैसे सुबेरा धूप हो गया, या क्लिनिकल आउटकम्स है, ये सब इसमें मेंशन रहेगा। तो आपसे पूछ सकता है कि फर्स्ट रिस्पिरेटरी ऑफ कैंसर जीनोमिक इंडिया लॉन्च के लिए किस फाउंडेशन ने पोर्टल को लॉन्च किया? तो इंडियन कैंसर जीनोमिक एटलस ने इसको लॉन्च किया। आपको हो सकता है IGMS दे सकता है, मतलब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया दे सकता है, कुछ भी ऑप्शन दे सकता है, लेकिन ध्यान पे रखोगे इंडियन कैंसर जीनोमिक एटलस फाउंडेशन इस पोर्टल को लॉन्च किया। नेक्स्ट है आपका कंडक्ट ऑफ ग्राम सभा जो आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया, मतलब कंडक्ट किया गया ग्राम सभा, और इतना भयंकर वो था कि उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ रिकॉग्नाइज कर लिया गया, ठीक है, इतना बड़ा था। अमरप्रीत सिंह जो है ना नेक्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ बनेंगे, ये भी साथ ही साथ ध्यान रखोगे। बीबू बोलो या इंट्रोडक्शन 2024 बोलो, इसको रशियन और चाइना का नवल एक्सरसाइज बोला गया बीबू को, ये ध्यान पे रखोगे, ठीक है। अपेदा ने साइन किया, अपेदा मतलब एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, अपेदा जो है ना MOU साइन किया। MOU मतलब हो गया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग लुलु ग्रुप के साथ। लुलु एक ग्रुप है जिसमें आपका मॉल भी है, आपने सुना होगा मॉल, इसका लखनऊ में है। इसका हेड क्वार्टर जो है ना लुलु ग्रुप का UAE है, ये ध्यान पे रखना साथ ही साथ, ताकि इंडिया का जो भी ऑर्गेनिक फूड है ना उसको प्रमोट किया जा सके, ठीक है। तो अपेदा ने किसके साथ साइन किया है? लुलु ग्रुप के साथ, फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ऐसा पूछ सकता है एग्जाम से। तो अब अपेदा का देखें तो अपेदा का फुल फॉर्म बता ही दिया मैंने। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये ध्यान पे रखना है। किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर है। ये 1985 एक्ट के थ्रू ये बना। प्रोडक्ट स्पेसिफाई अंडर अपेदा एक्ट आर कॉल्ड शेड्यूल्ड प्रोडक्ट, जो भी अपेदा के अंदर प्रोडक्ट है उसको हम लोग शेड्यूल्ड प्रोडक्ट बोलते हैं, ये ध्यान पे रखोगे। जो अंडमान निकोबार का कैपिटल है ना, जिसको हम लोग पोर्ट ब्लेयर भी बोलते हैं, उसका नाम चेंज करके रख दिया गया श्री विजयपुरान, ठीक है, ये ध्यान पे रखोगे। ये पूछ सकता है आपसे, जो अंडमान निकोबार का जो कैपिटल है ना, अंडमान निकोबार का जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, वो नेवल बेस था किसका? चोला एम्पायर का, ये भी साथ ही साथ ध्यान पे रखना है, ठीक है। जूट आप देखोगे, जूट बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल फाइबर है और कैश क्रॉप इंडिया में। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है आफ्टर कॉटन। कैश क्रॉप मतलब हो गया कि ऐसा क्रॉप जिससे
कैश इजिली मिल सके, ठीक है। जैसे मान लो वेस्ट बंगाल, असम, बिहार में सबसे ज़्यादा जूट का प्रोडक्शन किया जाता है, इसको गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं, ये भी ध्यान पे रखना है। और ये बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वर्ल्ड में है, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वर्ल्ड में, ये भी ध्यान पे रखना है। टेम्परेचर कितना चाहिए, 25 से 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए। और रेनफॉल कितना चाहिए, 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर का रेनफॉल चाहिए। अब एक टर्म है ट्रिलोबाइट, ट्रिलोबाइट आपसे पूछेगा तो क्या है, ये एक्सटिंक्ट मैरीन आर्थ्रोपोड्स है, इतना ही पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, न्यूयॉर्क में देखा गया, ठीक है। ईरान ने लॉन्च किया है चमरान-1 सैटेलाइट। चमरान-1 सैटेलाइट क्या है, एक रिसर्च सैटेलाइट है। तो आपसे पूछ सकता है चमरान सैटेलाइट 1 जो है ना, चमरान-1 किसने लॉन्च किया है, तो ईरान ने लॉन्च किया। इससे ज़्यादा याद रखने की कुछ भी जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद है नंजनगुड़ रसाबाले। तो नंजनगुड़ रसाबाले क्या है, एक वैरायटी है बनाना का जो आपको मैसूर कर्नाटका में पाया जाता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसका लॉन्ग सेल्फ लाइफ होता है, मतलब जल्दी खराब नहीं होता है बनाना। इसको जीआई टैग में मिल चुका है 2006 में, ठीक है। G20 का एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो है ना, क्यूबा ब्राज़ील में होगा, ये ध्यान पे रखना है। दीप ज्योति एक न्यू बॉर्न काफ है जो पीएम रेसिडेंस में जन्म लिया है। काफ मतलब हो गया बछड़ा, ठीक है। तो न्यू दीप ज्योति क्या है, न्यू बॉर्न काफ है पीएम रेसिडेंस के अंदर, ठीक है। आईसीएफ जो है ना, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री जो है, जो वंदे भारत ट्रेन बनाती है, उनको हिंदू बिजनेस लाइन के तहत क्या मिला है, चेंज मेकर ऑफ द ईयर मिला है। चेंज मेकर ऑफ द ईयर किसको मिला है, आईसीएफ को, जो वंदे भारत ट्रेन बनाती है। इतना ही ध्यान पे रखना है। जीएम कौन है, जनरल मैनेजर कौन है आईसीएफ के, तो यू सुब्बा रॉय है, ये भी ध्यान पे साथ ही साथ रख लोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका 4th अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन जो है ना, आपका 14 से 15 सितंबर के बीच में हुआ। कहाँ पे हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ, ठीक है। 3rd एडिशन जो आप देखोगे इंडस एक्ट समिट का, वो कैलिफोर्निया में हुआ है, जो डिफेंस से रिलेटेड है। ये आपसे पूछ सकता है कहाँ पे हुआ है। थोड़ा बहुत यूपीएससी का 2016 का क्वेश्चन देख लेते हैं, ये साइंस एंड टेक का है। अब देखो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इज और आर करेक्ट। वायरसेस कैन इन्फेक्ट, वायरस किसको इन्फेक्ट कर सकता है, सोचो। क्या वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है, क्या फंगी को कर सकता है, कि प्लांट को कर सकता है। बैक्टीरिया को कर, वायरस, क्या वायरस बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर सकता है, क्या वायरस फंगी को भी कर सकता है, बिल्कुल तीनों को कर सकता है। कैसे, देखो एक बैक्टीरिया फेजेज है, वायरस दैट टारगेट एंड इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को टारगेट करे, इन्फेक्ट करे, इसको हम लोग बैक्टीरियोफेजेज बोलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है बैक्टीरियोफेजेज करता है। और उसके बाद नेक्स्ट है माइक्रोवायरसेज, ऐसा वायरस जो इन्फेक्ट करे फंगी को, फंगस को जो इन्फेक्ट करे उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोवायरस, ऐसा वायरस जो फंगस को इन्फेक्ट करे। तो सेकेंड भी सही है और आपका थर्ड भी सही है, वायरस प्लांट को भी इफेक्ट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1 2 3। हो सकता है डायरेक्ट एग्जाम आपसे पूछ सकता है, नहीं भी पूछेगा तो डेफिनेटली 2 टर्म आपने जरूर सीखा है और इसका आंसर भी आपने सीखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट इन द बायो इन्फॉर्मेटिक्स द टर्म ट्रांसक्रिप्टम जो है ना समटाइम्स सीन इन द न्यूज रेफर्स टू। तो क्या है, 2 टर्म आपको समझना है। एक है आपको बायो इन्फॉर्मेटिक, तो बायो इन्फॉर्मेटिक क्या होता है वो समझ लो। इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू मैनेज बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग एनालिसिस ऑफ जेनेटिक डाटा। तो जो भी एनालिसिस किया जाएगा जेनेटिक डाटा का, उसको हम लोग बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक, मतलब बायो इन्फॉर्मेशन, ठीक है। बायो का इन्फॉर्मेशन को हम लोग बायो इन्फॉर्मेटिक बोलते हैं। इसके थ्रू एनालाइज किया जाता है जेनेटिक डाटा को, ठीक है। ट्रांसक्रिप्टोम क्या होता है, रेफर्स टू द फुल रेंज ऑफ मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए का फुल फॉर्म भी पूछ चुका है बीपीएससी, मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस बाय ऑर्गेनिज्म। तो ट्रांसक्रिप्टोम क्या होता है, फुल रेंज ऑफ एमआरएनए मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस बाय एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म अगर मान लो फुल रेंज आपको मॉलिक्यूल्स को एक्सप्रेस करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये टर्म आपसे पूछ सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, ध्यान पे रखना है। नेक्स्ट आपको एक होता है वाईफाई, एक होता है लाईफाई। तो वाईफाई से रिसेंट वर्जन जो है ना उसको हम लोग लाईफाई बोलते हैं। तो विथ रेस्पेक्ट टू लाईफाई रिसेंटली इन द न्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इट यूजेज लाइट एज ए मीडियम। तो देखो हम समझ लेते हैं कि लाईफाई में, मतलब वाईफाई के बाद जो आया लाईफाई, उसमें हम लोग ट्रांसमिशन के लिए लाइट यूज करते हैं, लेकिन वाईफाई में हम लोग रेडियो वेव्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, लाइट एज ए मीडियम। तो पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्पीड जो है ना, लाईफाई का स्पीड ज़्यादा फास्ट
फास्ट होता है वाईफाई के स्पीड से। मतलब अगर देखो ना एमबीपीएस के जीबीपीएस के हिसाब से देखोगे तो वाईफाई ज़्यादा स्पीड होता है। दोनों क्या है ना, दोनों ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, ठीक है। रेंज देखोगे तो वाईफाई का शॉर्टर रेंज होता है क्योंकि स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, और वाईफाई का लॉन्गर रेंज होता है, ठीक है। ये ध्यान पे रखोगे। अगर रेंज का बात करो तो वाईफाई का करीब करीब 10 मीटर के आसपास होता है, ये 30 मीटर के आसपास होता है। तो नेक्स्ट है इस वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट इज सेवरल टाइम फास्टर देन वाईफाई। बिल्कुल वाईफाई जो होता है ना, वाईफाई फास्टर होता है वाईफाई से, तभी तो एडवांस वर्जन है। ज़्यादा रेंज नहीं होता वो अलग बात है। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो यहाँ सी हो जाएगा ऑप्शन 1 एंड 2। तो आई होप ये छोटे से वीडियो में आपको करंट अफेयर्स भी मिला, ठीक है, और साथ ही साथ साइंस एंड टेक के भी लेक्चर साइंस एंड टेक यूपीएससी के भी क्वेश्चन मिले। अगर आप यूपीएससी का क्वेश्चन साइंस एंड टेक आपको अच्छा लगा, आप चाहते हो कि नेक्स्ट लेक्चर से मैं ऐड कर दूं, तो हो सकता है 3-4 क्वेश्चन भी ऐड करो, तो आने वाले 10 लेक्चर में 30-35 क्वेश्चन आप कर लोगे, तो साइंस एंड टेक और भी आपका अच्छा हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन।